तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आपको अभी तक भारत का इतिहास पढ़ाया है। अब इसके बाद मैं आपको आज पढ़ाऊंगा हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन था कैसा था। तो यहाँ पर जो हमारा है हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का नगरीय समाज विचार पूर्णता एवं जटिलता लिए हुए प्रतीत होता। उस समय का जो हमारा समाज था, सामाजिक जीवन था, वो बहुत कष्टदायक समझ में आ रहा था। ऐसा रहता था बहुत मुसीबत में है, वो जटिलता से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। तो वहाँ पर उस समय का जो समय था, सामाजिक जीवन जो था वो बहुत जटिलता के लिए हुए प्रतीत होता था। इसके बाद है अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारे घर का मुखिया होता है, उस समय सामाजिक घर का मुख्य आधार कौन होता था? परिवार। परिवार जो हमारा मुख्य आधार था वो हमारा क्या था? परिवार था। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक मृणमयी नारी मूर्तियों के कारण अनुमान लगाया जाता है कि मात्र सत्तात्मक था। इसके बाद अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए मुहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण है और सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा पशुपति शिव की जो मूर्ति है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि देखिए उसके सर पर जो है वो त्रिशूल का निशान बना हुआ है और इसके बाद त्रिशूल का निशान है और उसके बाईं ओर क्या है? दाईं ओर है चीता और हाथी और दाईं ओर है गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण है। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। इससे पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का पता चलता है। जो हमारे शिव जी हैं, यहीं से उनकी पूजा का प्रचलन हुआ है और यहीं से उनकी पूजा पाठ स्टार्ट हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुगड़ वाला बैल तथा श्रृंगार युक्त पशु पवित्र माने जाते थे। गाय का अंकन मुहरों पर नहीं दिखता है, किंतु उसकी पवित्रता भी निर्विवाद रूप से रही होगी। बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था तथा फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। सबसे पहले यहाँ पर कुबड़ वाला बैल की यहाँ पर फोटो दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पिक है ये हमारा कुबड़ वाला बैल की पिक दिखाई गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि जो कुबड़ वाले बैल तथा श्रृंगार युक्त पवित्र पशु माने, जो कुबड़ वाले जो बैल थे वो श्रृंगार युक्त पवित्र पशु माने जाते थे। वहां पर गाय का कोई भी अंकन नहीं था, गाय का कोई भी फिगर नहीं दिखाई दे रहा था। बैल को पशुपति, जो हमारे पशुपतिनाथ जी थे, उनको सवारी माना जाता, उनका वाहन माना जाता था तथा फाख्ता एक पक्षी था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फाख्ता पक्षी कौन सा होता है? जो गू गू की आवाज बोलता है उसको हम बोलते हैं फाख्ता पक्षी। तो उस समय जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, उस समय जो फाख्ता पक्षी था उसको एक पवित्र पक्षी के रूप में माना जाता था। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फाख्ता पक्षी का फिगर आपको दिखाया जा रहा है। तो फाख्ता पक्षी एक पवित्र पक्षी माना जाता था। इसके बाद है आपका आर्थिक जीवन तो कुछ पॉइंट्स है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में उपजाई जाने वाली 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। जब हमारे हड़प्पा सभ्यता में जो जीवन यापन हो रहा था, जो खेती हो रही थी, उस समय उन्होंने 9 फसलें उगाई थी, जिसमें से जितनी फसलें उन्होंने उगाई थी उसमें से अभी 9 फसलों तक पहचान किया जा सका है। तो जैसे 9 फसलें हमारे जैसे गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, मटर, तिल, सरसों आदि। तो यहाँ पर जो हमारी 9 फसलें हैं, तो यहाँ पर 9 फसलों का अभी तक पहचान किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे मेन फसल, सबसे पहले यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में उन्होंने कपास की खेती करना शुरू किया था। जैसे ये आप देख पा रहे स्क्रीन पर, कपास की खेती करना बहुत आसान होता था। लोगों और अपनी कार्यविधि के हिसाब से कपास की खेती को करते थे और उससे ऊनी वस्त्र बना करके, सूती वस्त्र बना करके अपना जीवन यापन करते थे बेच करके। इसके बाद कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। उन्होंने कृषि तो किया और कृषि के साथ साथ अपने पशुओं को भी पालने का प्रयास किया और पालने का भी विकास कर ले गया। तो उन्होंने
कृषि के साथ साथ कृषि का तो विकास। तो हमारा जो आर्थिक जीवन है वो कैसा, हड़प्पा सभ्यता के समय जो आर्थिक जीवन है तो वो आर्थिक जीवन कैसा था। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में उपजाई जाने वाली 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। जब हमारा हड़प्पा सभ्यता जो था उस समय आर्थिक जीवन जो लोगों का था उस समय उगाई जाने वाली फसलों की 9 फसलों की पहचान अब तक की जा चुकी है। यहाँ पर जैसे गेहूं, जौ, इसके अतिरिक्त कपास, तरबूज, मटर, तिल तथा सरसों आदि भी उगाए जाते थे। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे मेन फसल है वो है हमारी कपास की। इसके बाद कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। जो हमारे आर्थिक जीवन जो जी रहे थे उस समय उन्होंने कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास किया या विकास हुआ। तो यहाँ पर कृषि तो करते थे, इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया और उनसे दूध निकालना, उनको चराना, तो जो भी था उस धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन का भी विकास कर लिया और पशुपालन का भी विकास हो गया। फिर सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। सबसे पहले कपास की खेती करना और कपास पैदा करना सबसे ज्यादा पहले श्रेय हमारी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। इसके बाद कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य मिलता है। व्यवस्थित सिंचाई का साक्ष्य नहीं मिलता है, किंतु जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ। आप फिगर पर देख पा रहे हैं कि कालीबंगा जो था वहां पर हल रेखा का साक्ष्य मिलता है और व्यवस्थित सिंचाई का साक्ष्य नहीं मिलता, किंतु संग्रह के लिए बांधों का निर्माण साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर कपास की खेती के बारे में आप देख सकते हैं कि कपास की लोग खेती कैसे करते थे, कैसे रूह निकालते थे। तो आप स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा बैल के लिए विभाजन प्रणाली का साक्ष्य विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है। जो हमारा लोथल था, लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना मिला है। इस बार अगला है तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। उस समय जो तौल की इकाई थी वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। इसके बाद अगला पॉइंट है कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई। जो हमारा कालीबंगा था वहां पर जो मोहरें प्राप्त हुई थी वो सारी मोहरें उस समय की कैसी थी, बेलनाकार थी, जैसे आप फोटो पर देख पा रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है कि मोहरों पर चित्रित जहाजों के डिजाइन है। लोथल से गोदी बाड़ा का साक्ष्य फारस की मोहरों बाहर व्यापार का संकेत देती हैं। कहने जो हमारे लोथल की जो मोहरें थी उन पर जहाजों का चित्र, जहाज जैसे चित्र बना मिलता था और उनको बाहर वो व्यापार, फारस की मोहरों वाला बाहर में व्यापार करने का संकेत मिलता था कि उन मोहरों को वो अपनी खुदाई करके जो प्राप्त करते थे मोहरों को, उनको बाहर के लोग बाहर की तरफ व्यापार करते थे। जैसे फारस है तो वहाँ पर अन्य देशों में, अन्य शहरों में वो व्यापार के लिए उनको भेजते थे या ले जाते थे। तो यहाँ पर मैंने आज आपको सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बाय बाय।